अब ये बुक का पार्ट 2 है, जो चैप्टर 14 से स्टार्ट है, जिसमें आपको स्टोरी में स्टार्टिंग में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, पर आगे समझ में आ जाएगी। तरबूज बेचने वाले की बेटी। एक युवक शहर के बाजार की घुमावदार गलियों में घूम रहा है। जन्म से ही उसकी शादी उसकी चचेरी बहन अतियेह से तय है। अतियेह का अर्थ है भविष्य, लेकिन वह भविष्य अली को नहीं चाहिए। उसे बाजार में काम करने वाली एक युवती से प्यार है, जो हर सुबह बक्सों में खरबूजे भरती है और ग्राहकों से मोलभाव करते समय अपने पिता के बगल में शान से खड़ी रहती है। अली उस बेचारी लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वह बाजार सिर्फ उसे देखने और उसकी एक झलक पाने के लिए जाता है। स्टॉल के शोरगुल की अव्यवस्था के बीच वह देखता रहता है। वह हमेशा सिर पर छोटा सा स्कार्फ पहनती है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन उसका चेहरा चांद जैसा लाल है। वह जवान है, शायद कुछ ज्यादा ही जवान, लेकिन बेहद खूबसूरत। तलवार जैसे दिखने वाली छुरी से लड़की का पिता जादू की तरह फल का नरम गूदा निकालता है और प्यासे ग्राहकों को टुकड़े और स्लाइस बेचता है। कुछ ग्राहक पूरा खरबूजा लेकर अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। कुछ लोग तुरंत मिलने वाली मिठास, कटे और बर्फ से ढके खरबूजे की ठंडक का आनंद लेना चाहते हैं। बर्फ भी फल जितनी खास है और खरबूजा बेचने वाला ग्राहकों को आकर्षित करता है। हर सुबह बाजार में लड़की बर्फ का एक कीमती टुकड़ा लेकर आती है। लड़की कमर पर हाथ रखकर उसके बगल में खड़ी होकर बर्फ की सावधानी पूर्वक रखवाली करती है। अली की माँ उसकी शादी के लिए सोफरे शादी का गहना की तैयारी कर रही है। वह कहती है, क्या मैंने उसके बड़े हो जाने का इंतजार नहीं किया? तुम्हारी चचेरी बहन अब 16 की हो गई है और तुम्हारे लिए पूरी तरह तैयार है। तुम दोनों जन्म से ही एक दूसरे के लिए बने थे, हम सब जानते थे। उसकी माँ खिलखिलाती है, मानो उसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। वह नौकरानियों से कहती है कि शादी के दिन 16 दर्ज मिठाई को सजाने के लिए पर्याप्त दालचीनी का इंतजाम कर ले। गर्मी के अंत में, अलीजान, क्या तुम अपने 18वें जन्मदिन के लिए इससे बेहतर उपहार सोच सकते हो? अली को लगता है कि आतिया पतले दही जैसी दिखती है। वह उसे उतना ही बेस्वाद और फीका समझता है। उसके सपनों में बाजार में फटे पुराने कपड़े पहने लड़की उसे खरबूजे के टुकड़े खिलाती है, जिसका रस उसके मुंह में भीग जाता है। एक शुक्रवार को वह हमेशा की तरह उस पर नजर रखने के लिए शहर के बीचों बीच चला गया। वह मसाने की दुकान पर एक खंबे के पीछे आधा छिपा हुआ खड़ा था, जब लड़की पूरे खरबूजे को पिरामिड के आकार में सजा रही थी। वह उस फलों के आसमान को टुकड़ों को काटते हुए देखता रहा। बद्री, बिया, आओ। उसके पिता के दांत नहीं हैं और चिरस्थायी धूप में बहुत अधिक समय बिताने के कारण उनकी त्वचा चमड़े जैसी सख्त हो गई है। बद्री, बद्री। अली धीमी आवाज में यह नाम दोहराता है, मानो वह उसे कभी भूल न सके, मानो इसे सुनते ही सालों तक उसे दर्द ना हो। खरीदार धक्का मुक्की कर रहे हैं। चादर ओढ़े औरतें साग और बैंगन से भरी टोकरियां लिए घूम रही हैं। बच्चे रो रहे हैं और फेरी वाले अपने सामान के बारे में शिकायत कर रहे हैं। बद्री, बद्री। तेहरान के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक के बेटे अली को जल्द ही धर्म और शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन कराने के लिए क्रोम भेजा जाएगा। यह लड़की उसके दिमाग में आने लायक नहीं है। वह अपने पिता के साथ बाजार में काम करती है। वह एक देहाती है, एक गांव की लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है, और वह उसी वर्ग की है जिस वर्ग की नौकरानी अली के कपड़े धोती है। अब दोपहर की नमाज की आवाज बाजार की गलियों में गूंजती है, तो दुकानें खाली हो जाती हैं और नमाज की चटाइयां समेट ली जाती हैं। बाजार धीरे धीरे खाली हो जाता है। खरीदार और विक्रेता तितर बितर हो जाते हैं। एक एक करके पुरुष अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बाजार के अंत में स्थित मस्जिद के प्रांगण में वे दोपहर की वजू करते हैं।
वहाँ वे कंक्रीट के कुंडों से पानी लेकर अपनी कोहनियों और कलाइयों को गीला करते हैं। नमाज के लिए वे घुटने टेकते हैं, माथा जमीन से छूते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। वे सब एक साथ उठते और झूमते हैं। क्या बद्री नमाज पढ़ने जा रही है? अली को उसके स्टॉल से निकलते ही निराशा का गहरा एहसास होता है। जाहिर है वह मस्जिद के महिला भाग में उसके पीछे नहीं जा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वह उसे प्रवेश द्वार तक अपने जूते उतारते देख सकता है। उसके जाने के बाद अली बाजार में अकेला ही खड़ा रहा है। मसाले की दुकान के पास जगह पर खड़े होकर वह अचानक खुद को असुरक्षित महसूस करता है। भीड़ के चले जाने के बाद अब वह उसके सामने आ जाता है। लोगों की सुरक्षा के बिना वह असुरक्षित और असहज महसूस करता है। कदमों की आहट, मिट्टी के चप्पलों की धीमी सरसराहट। वह ऊपर देखता है और मुश्किल से यकीन कर पाता है कि वह वापस आ गई है। वह देखता रहता है, उम्मीद करता है कि उसे कोई देख न ले, जैसे बद्री अपने पिता के तरबूज के स्टॉल पर कुछ सामान इधर उधर कर रही हो। वह अब एक बड़ा टिन का टब उठाती है। एक पल के लिए वह उसके वजन से जूझती है, फिर उसे अपनी कमर पर उठा लेती है। जल्द ही वह वहां एकदम संतुलित हो जाता है, जैसे कि वह उसके शरीर का हिस्सा हो, जैसे कि वह हमेशा वहीं पर रखा हो। वह अस्तबल से बाहर निकलती है और जब उसे यकीन हो जाता है कि उसे कोई नहीं देख सकता, तो वह उसके पीछे जाता है। उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण है। वह युवा होने के बावजूद भी आत्मविश्वास और दबदबे से भरी है। मस्जिद की दाहिनी ओर मुड़ने के बजाय बद्री बाईं ओर मुड़ जाती है। अली उसके पीछे पीछे एक छोटे से रास्ते से बाजार के पिछले हिस्से तक जाता है, जहाँ एक पेड़ों से घिरे एक वर्गाकार आंगन का उपयोग माल उतारने और कचरा फेंकने के घाट के रूप में किया जाता है। यहीं पर हर सुबह सामान लादे हुए गधों को उतारा जाता है और आदमी बक्से खोलते हैं। घाट पर बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं, जिनमें दिन भर का कचरा ढेर दिया जाता है। मक्खियां डिब्बों पर मंडराती रहती हैं। लड़की शांत भाव से बदबूदार कचरे से भरे डिब्बों के बीचों बीच रास्ता बनाते हुए एक ऐसे डिब्बे तक पहुंचती है जो छलक नहीं रहा होता। चलते समय भी टब उसकी कमर पर संतुलित रहता है। अलिया देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह भारी टब ऐसे उठा रही है जैसे वह यह काम जीवन भर से कर रही हो। फिर वह सोचता है, शायद वह जीवन भर से यही काम करती हो। आखिर इस तरह के लोगों का यही हाल होता है। वे काम करते हैं। अली मन ही मन सोचता है कि हर समय शारीरिक श्रम करते हैं। यहाँ तक कि खेतों और बाजारों में काम करने वाली महिलाएं भी बचपन से ही वे मजबूत और मेहनती होती हैं। अली को आचित की आवाज, कागज जैसी सफेद त्वचा याद आती है और आतिया की लंबी उंगलियों और उसके पारदर्शी होठों के बारे में सोचता है। जब उसकी शादी होगी तो उत्साहित रिश्तेदार आतिया की पूर्णता को छूने के विचार से अपनी खुशी जाहिर करेंगे। उसने आतिया को बिना घूंघट के देखा है। बचपन में उन्हें साथ खेलने के लिए कहा जाता था। अब आतिया का चेहरा हमेशा धूप से ढका रहता है ताकि उसकी त्वचा काली न पड़े, उसका रंग गोरा और पवित्र बना रहे। बद्री कूड़ेदान के पास पंजों के बल खड़ी होती है, टब को अपनी कमर पर थोड़ा ऊपर उठाती है और फिर एक ही झटके में बड़ी कुशलता से उसे उलटकर उसका सारा सामान उड़ेल देती है। खरबूजे के छिलके और चिकने बीज चाप बनाते हुए गिरते हैं और हवा में खरबूजे की मीठी खुशबू फैल जाती है। यह खुशबू अली के गले में अटक जाती है। उसे लगभग अपने मुंह में मीठे फल जैसा स्वाद महसूस होता है। लगभग अपनी उंगलियों के बीच ठंडे खरबूजे का एहसास होता है। बद्री बचे हुए आखिरी अंश को निकालने के लिए टब को कुछ बार हिलाती है, फिर वह तेजी से मुड़ जाती है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आवाज अली की उम्मीद से कहीं ज्यादा परिपक्व और दबंग है।
वह उसे अनौपचारिक एकवचन तुम से संबोधित करती है, न कि बहुवचन आप से, जो एक किसान की लड़की को इतने ऊंचे वर्ग के युवक को संबोधित करते समय प्रयोग करना चाहिए। क्या वह इतनी अशिक्षित है कि उसे यह भी नहीं पता? उसकी अभिमानी नज़र देखकर अली को इस पर संदेह होता। लड़की को देखकर लगता है कि उसे पता है कि वह क्या कर रही है। तुम बोल सकते हो, है ना? या गूंगे हो? वह खाली टब वापस अपने कमर पर रखती है और एक हाथ दूसरी कमर पर रखती है। उसके पैर चौड़े फैले हैं। एक ऐसी मुद्रा जो आती और उसके कक्षा की लड़कियां अजनबी पुरुषों के सामने करने की हिम्मत नहीं करती। हे! लड़की पुकारती है। मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं हूँ। उसकी आवाज़ धीमी फुसफुसाहट जैसी है। यहाँ वो है, एक तरबूज बेचने वाली की बेटी। सचमुच एक बच्ची। और ना जाने क्यों अली के घुटने काँप रहे हैं। उसका गोल चेहरा, उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत, गुलाब की कली जैसे होंठ। मैं अपने बाबा से कहूँगी, वो तुम्हारा गला काट देंगे। मेरे पास मत आना। मुझे परवाह नहीं कि तुम बड़े रईस हो या कुछ भी। मुझे पता है तुम्हारे जैसे लोग मेरी जैसी लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इतनी जोर से चीखूंगी कि तुम्हारे कान फट जाएंगे। मैं तुम्हें लात मारूंगी जोर से। वह दोनों हाथों से टब को अपने सिर के ऊपर उठाती है। मैं इस टब से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे जैसे मर्दों से तंग आ चुकी हूँ। सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ तुम्हें मेरा हक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अगर मेरे पास आए तो मेरे बाबा चाकू से तुम्हारा गला काट देंगे, समझे? अली अवाक रह गया। उससे आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। घर में उसकी माँ उसका सम्मान करती है। वह घर का राजकुमार है। नौकरानियां उससे बात करने की हिम्मत नहीं करती। नौकर भी केवल वही करते हैं जो वह सुनना चाहता है। उसके पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके साथ ईमानदार और स्पष्टवादी हैं। किसी लड़की ने उससे कभी इस तरह बात नहीं की थी। वह उसकी हिम्मत देखकर एक तरफ खुश है और दूसरी तरफ शर्मिंदा भी। तुम एक विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति की तरह दिखते हो, एक ऐसे अहंकारी बदमाश की तरह जो किसान की लड़की के सामने आसपास मंडरा रहा है। नहीं नहीं, मुझे खेद है कि आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ किसी अनुचित कारण से नहीं आया हूँ। कृपया, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं है। गर्मी की एक लहर हवा में फैल जाती है, मानो किसी ने धूप के हर कण पर तरबूज के दम घोटने वाली गंध छिड़क दी हो। खुद पर काबू न रखते हुए अली उस लड़की के करीब जाता है। उसे आश्वस्त करना है। वह उसे गलत साबित करना चाहता है। उसे यह दिखाने की एक अजीब सी जरूरत महसूस होती है कि वह उस तरह की चीज के पीछे नहीं है। जैसे जैसे वह उसके करीब आता है, मीठी खुशबू उसके फेफड़ों में भर जाती है। उसके शरीर का हर कपड़ा, सिर पर बंधे स्कार्फ से झांकता हर बाल, यहाँ तक कि उसकी फटी चप्पलों के लटकन भी उससे तरबूज की खुशबू से सराबोर होंगे। अब जब वह उसके करीब है तो उसके चेहरे से तना हुआ और आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ है, मानो उसे वह पोषण मिला हो जो उसकी जान पहचान की उन लड़कियों को नहीं मिलता। उनकी माताओं ने उन्हें धूप से बचने की चेतावनी दी है, उन्हें कढ़ाई करना और पढ़ना लिखना सिखाया है। और उन अमीर युवतियों को जो क्रिस्टल के फूलदानों में गुलाब को बेदाग ढंग से सजाना सीखती हैं, बद्री उसे घूरता हुआ उसके पास पहुंचता है। टब अभी भी उसके ऊपर संतुलित है। टब नीचे रखो। अली को अपनी आवाज वापस मिल जाती है। वह स्थिर और शांत आवाज, नौकरों से बात करने की आदत वाली आवाज, आदेश देने और आज्ञा मानने वाली आवाज। उसका तरबूज काटने का चाकू। जैसे ही वह पास जाता है, उसकी आवाज ऊंची, कम आत्मविश्वास वाली हो जाती है। वह तुम्हें इसी से काट देंगे। अब उसकी आवाज उस छोटी बच्ची जैसी लगती है जो दिखने में बेहद नाजुक है, भले ही वह खुद को मजबूत दिखाने की कितनी भी कोशिश कर रही हो। अली उसकी ओर पहले से कहीं ज्यादा आकर्षित हो जाता है। उसके चौड़े कदमों,
उसकी बेबाक बातों, गुलाब की कली जैसे होठ, गोल चांद जैसे चेहरे के ऊपर उठी कांपती हुई ठुड्डी की ओर, और उस मीठे खरबूजे जैसी खुशबू की ओर जो हमेशा उसके साथ जुड़ी रहेगी। टब नीचे रख दो, अली ने इस बार और अधिक शांत स्वर में दोहराया। वह टब को गिरा देती है और वह मिट्टी पर कुछ बार उछलता है। दरअसल अली को एहसास होता है कि लड़की के डरने का कारण है यह चौकोर घाट पेड़ों से घिरा हुआ है। वे दिखाई नहीं देते, किसी को पता नहीं कि वे यहाँ हैं। सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अपने चेहरे के सामने हथेलियां रखे हुए आस्था की आयतें गुनगुना रहे हैं। वह उसे फिर से बताएगा कि वह उसे चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया है। वह उसे आश्वस्त करेगा कि वह आखिर बस क्या कह रहा है, उसका पीछा कर रहा है। जाहिर है वह उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता, लेकिन वह उसे समझाएगा, उसे आश्वस्त करेगा। उसे यह समझना होगा कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। अली उलझन में है और इस बात से नाराज है कि यह लड़की उसे उलझन में डाल सकती है। वह कुछ भी नहीं है, वह उससे नीची है। वह उसे बताएगा कि शादी के बाद वह क्रोम में धर्म और शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन करने जा रहा है। इससे पहले कि वह यह तय कर पाता कि इन सब बातों में से कैसे बयां करे, खरबूजे की मीठी खुशबू उसे घेर लेती है। दोपहर की तेज धूप में अली को पल भर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है जैसे वह मतिभ्रम का शिकार हो गया है। उसके गाल पर कुछ चिपचिपा और गर्म सा लगा है और एक मिनट के लिए वह उसे पहचान नहीं पाता। फिर उसे एहसास होता है कि वह लड़की के बगल में है। वह चलकर उसके पास आई है और उसे चूम लिया है। वह वहाँ अपने पंजों पर खड़ी है, मानो कुछ पल के लिए बाकी सब कुछ अलग हो गया हो। कुछ सेकंड के लिए, वे सेकंड जो अली की याद में उसकी मृत्यु तक ठहरे रहेंगे। एक पल के लिए, एक गोले में कैद, उसके बाकी जीवन से अलग। उसके होठ उसके चेहरे पर गर्म और चिपचिपे हैं। वह आग की लपटों जैसी लगती है। जब वह अपने पैरों पर वापस खड़ी होती है और लगभग गिर पड़ती है, जब उसके होठ उसकी त्वचा से हट जाते हैं, अली हिल नहीं पाता। वह स्तब्ध रह जाता है, जैसे बदल गया हो। एक लड़की का साहस, उसका मर्म, उमंग भरा स्पर्श, उसके चुंबन ने उसे स्थिर कर दिया है। लो, अब उसकी आवाज नर्म है। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। वह उसकी ओर देखने का हिम्मत नहीं कर सका। वह अपने गाल पर खरबूजे जैसे चुंबन के निशान को छूता है और बिना सोचे समझे अपनी उंगलियां नाक पर ले जाता है। वह उनकी खुशबू को अंदर ले लेता है। वह इस स्वाद को कभी नहीं भूलेगा, ना तो अतीज से शादी करने पर, ना ही लेखकों की महान कृतियां सुनने पर, ना ही उस स्टेशनरी की दुकान में आने पर, 4 बच्चों का पिता बनने पर, युवाओं को शास्त्रीय साहित्य और विदेशी वाले ग्राहकों से परिचय कराने पर, ना ही स्टेशनरी की दुकान में आने पर, 4 बच्चों का पिता बनने पर, युवाओं को शास्त्रीय साहित्य और विदेशी वाले ग्राहकों से परिचय कराने पर, जिसका वह एक दिन मालिक बनेगा। उसके पिता को कितना दुख होगा कि उसने कुछ और प्रतिष्ठित काम न करने का फैसला किया। तुम्हारे पास धार्मिक विद्वान बनने के साधन हैं, उसके पिता विनती करेंगे। तुम दुकान खोलना चाहते हो, एक व्यापारी की तरह, एक व्यापारी की तरह। अब बद्री धूप में खड़ी होकर, हिलने डुलने में असमर्थ, उसके चुंबन पर होने वाली प्रतिक्रिया से भयभीत होकर कहती है, यह भय उसकी सांसों से स्पष्ट झलक रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे पिता को पता चला कि तुमने मुझे चूमने की कोशिश की, तो वह अपनी छुरी से तुम्हारा गला काट देंगे। लोग सोचते हैं कि यह छुरी है, लेकिन वास्तव में यह तलवार है, उनके दादा की तलवार। उनके दादा एक डाकू थे, जो उन लोगों को मार डालते थे जो उन्हें परेशान करते थे। वह रुक जाती है। उसकी आंखें अली की आंखों से गड़ी हुई हैं, उसी तलवार से। अली धूप में खड़ा है और खुद की नजरों को नजरें हटाने पर मजबूर करता है। बस उन्हें मार डाला। अगर बाबा को पता चल जाए
कि तुम बाजार के पीछे से यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए चुम्बन लेने आए थे? मैंने नहीं किया, अली ने बीच में ही टोकते हुए कहा और आखिरकार फिर से उसकी ओर मुड़ा। वो तुम्हारा सिर झपट्टा मारकर काट देगा। वो अपने चाकू से बहुत माहिर है। तुमने उसे खरबूजा काटते हुए देखा है ना? ये मत सोचो कि मैं तुम्हें रोज बाजार से मेरी जासूसी करते हुए नहीं देखती। क्या तुम जैसे अकड़ू को स्कूल नहीं जाना होता? गर्मी का मौसम है, अली ने धीरे से कहा। बेशक मुझे पता है गर्मियों में स्कूल बंद हो जाते हैं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ जाते हैं। आपको लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ, है ना? सिर्फ इसलिए कि मेरे पिताजी बाजार में खरबूजे बेचते हैं, सिगार पीते हैं। मुझे क्या? देश चलता है, मैं हमारा पैसा लेता है। और तुम्हारे पिता? पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरे बाबा को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हारा गला काट देंगे। अली ने अपना सिर हिलाया। तो अगर आप चाहें तो वह जमीन के पास रखे टब के पास जाती है, उसे उठाती है और वापस अपनी कमर पर रख लेती है। आप जानते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढना है। मैं टब को नियमित रूप से खाली करती हूँ जब बाबा दोपहर में प्रार्थना करने जाते हैं। माफ कीजिए, अली फुसफुसाता है। ये सब लोग प्रार्थना करने जाते हैं, है ना? तब तो एकदम शांति हो जाती है। वह आसमान की ओर देखती है और मुस्कुराती है। यहाँ कितना अच्छा, शांत और सुकून भरा माहौल है। बस हम और मक्खियाँ। और तब, हाँ, अली ने अपने पॉलिश किए हुए जूतों की नोक को दबाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उसे दूर जाते हुए देखा। टब उसकी कमर पर उछल रहा था। गर्मी के दिनों में कूड़ेदान के पास जो कुछ हुआ, वो एक पढ़े लिखे अमीर नौजवान और उस लड़की के बीच नहीं होना चाहिए था, जिसके पिता बाजार में खरबूजे काटते थे। उसकी मासूमियत भरी मिठास उसके पतलून में, उसके गले में समा गई। वह हर जगह उसके साथ थी, उसके शरीर में बसी हुई थी। आतिया ने अपनी पोशाक नापी। उसके शादी के घूंघट के किनारे पर छोटे छोटे रत्न लगे हुए थे। दोपहर में कूड़ेदान के पास अली ने बद्री को अपने वश में कर लिया। उसने उसके शरीर के उन हिस्सों को भी छुआ जो उसे नहीं छूने चाहिए थे। वह चक्कर खाकर और थका हुआ लौटा। किस क्षण उसकी वासना प्रेम में बदल गई। क्या यह तब हुआ जब बद्री ने उसके कान में फुसफुसाया, जब वह खुद को विस्फोट होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था? हालांकि वह हर बार विस्फोट कर ही देता था। क्या यह तब हुआ जब उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था? क्या सोने से पहले अली के मन में उसके बारे में ख्याल आते थे? क्या यह तब होता था जब उसके साथ न होने की संभावना उसे खालीपन और यहाँ तक कि बीमार महसूस कराती थी? किस पल अली ने खूबसूरत 14 वर्षीय किसान लड़की की खूबसूरत और आवाज को महसूस करना बंद कर दिया और उसे अपना बनाने की चाहत करने लगा? सही मायने में उसका, अविश्वसनीय रूप से उसका, असंभव रूप से उसका। ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। खासकर तब जब जीवन योजनाबद्ध हो, जब माताओं ने व्यवस्था की हो, जब भाग्य तय हो, जब रिश्ता एकदम सही है, भविष्य व्यवस्थित, सोच समझकर और सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध होता है। आती उसका भविष्य थी। बद्री कचरे के ढेर के पास खड़ी उसकी तरबूज जैसी लड़की थी। बद्री उसके दिल में बसी थी। बद्री उसके रग रग में समाई हुई थी। वह उसके बारे में सोचते हुए, उसकी महक महसूस करते हुए, उसे पाने की चाहत में हर पल उसके लिए तड़पता रहता था। उसे पाने की चाहत में, और भले ही उसने चमत्कारिक रूप से, बेतुके ढंग से, खतरनाक तरीके से, लापरवाही से उसे अपने पास आने दिया, फिर भी यह काफी नहीं था। एक बार जब उसे उसका स्वाद मिल गया तो वह और चाहता था और उसने उसे और दिया। एक बार जब उसे और मिल गया तो वह उसे बार बार चाहता था और वह और बार बार आती रही। एक बार जब वह आती रही तो वह लगातार चाहता था और उसे हर दिन
खुद को उसे सौंपना शुरू कर दिया। एक बार जब वह हर दिन उसे पाने लगा, तो वह हमेशा उसे चाहता था। उसके लिए उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती थी। इस हद तक कि यह मायने नहीं रखता था कि यह वासना थी या प्यार। अब कोई सीमा नहीं रह गई थी। अली के लिए तो बिल्कुल नहीं। उसे बस उसे हमेशा हर समय पाना था, और वह उसके बिना किसी भी समय या भविष्य की कल्पना नहीं करना चाहती थी। योजनाएं सोच समझ कर बनाई जाती हैं। आर्थिक, तार्किक, सामाजिक कारण। उसके माता पिता ने अपने जीवन को तर्क, सख्ती और सावधानी से जिया। अतीज अली के लिए बिल्कुल सही थी। दोनों परिवार हमेशा से यही चाहते थे। उनके वर्ग के लोग सर्वोत्तम मार्ग अपनाते थे, धन सृजित करते थे और विवेक का पालन करते थे। उनके वर्ग के लोग बाजार में काम करने वाली गंदी लड़कियों के पीछे नहीं भागते थे, और अगर भागते भी थे तो अपना हक लेते, चुंबन चुराते, छूते और सहलाते थे, और फिर आगे बढ़ जाते थे। कोई नुकसान नहीं। लेकिन अली को वो सजी धजी पवित्र दुल्हन नहीं चाहिए जिसे उसकी माँ ने जन्म के समय उसके लिए चुना था। उसका घर किताबों से भरा है। उसके बैठक कक्ष में फर्श बेहतरीन फारसी कालीनों से ढका है। उसके परिवार की नज़र में एक देहाती किसान लड़की एक मजाक होगी। जब वह अपने पिता के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता है और हिम्मत करके उन्हें बताता है कि वह आतिश से शादी नहीं करना चाहता, तो उसके पिता बस उससे पूछते हैं, क्यों? इस तरह से जैसे कि अली का यह कथन एक झंझट हो। जब अली बहुत खांसी करते हुए बेचैनी और मुश्किल से एक ऐसी लड़की का जिक्र करता है जो प्यारी है, सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि उसका चेहरा चांद जैसा है, तो अली के पिता अधीरता से कहते हैं, अच्छा, कौन है वो? यह सुनकर कि वह लड़की तरबूज बेचने वाले की बेटी है, उसके पिता का चेहरा एक पल के लिए जम जाता है, और फिर वह खांसते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। अली को धीरे धीरे घृणा होती है कि उसके पिता ने इतनी जोर से कभी नहीं हंसा था। अली कमरे से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके पिता हंसते हंसते अपना बलगम साफ करते रहते हैं। उसी गर्मी के अंत में अली और आतिफ की शादी हो जाती है। अली को बाजार में मिली उस लड़की की याद आती है। उसकी सुंदरता, उसका जूझापन, उसकी हर बात उसके मन से निकलती है। बद्री की खरबूजे जैसी खुशबू उसके मन में बसी हुई है, और वह अपनी विवाहित प्रेमिका आतिफ के ऊपर चढ़ जाता है। अगले साल उनके बेटे का जन्म होता है। उनके समुदाय में, उनके इलाके में, उनके अमीर करीबी लोगों के बीच जश्न मनाया जाता है। आती अपने बच्चों से बेहद खुश होती है। इसके बाद 3 और बच्चे होते हैं, और उनमें से कोई भी नहीं मरता। हर कोई अली और आती के सौभाग्य को देखकर आश्चर्यचकित होता है। सभी बच्चे स्वस्थ होते हैं। आती मातृत्व और घरेलू जीवन को अपना लेती है। वह लिनेन और कढ़ाई करती है और सुंदर पैटर्न वाले स्वेटर बुनती है। वह अपने बच्चों को आज्ञाकारी और समझदार बनाती है। वह अली की उदासीनता और किताबों में डूबे रहने को नजरअंदाज करती है, और हर रात उसके अध्ययन कक्ष में चाय लेकर जाती है। जब वह अपनी सारी ऊर्जा एक दुकान खोलने में लगाता है, तो वह शिकायत नहीं करती, न ही उसके मात्र व्यापारी बनकर रह जाने पर कोई शर्मिंदगी या निराशा व्यक्त करती है, जबकि वह कभी एक विद्वान हुआ करता था। नियति थी, आती उसके लिए समर्पित रहती है। वह खूबसूरती से उम्रदराज होती है। सूर्य की रोशनी से त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसके सपनों में तरबूज बेचने वाली लड़की हमेशा चंचल और जिद्दी रहती है। वह बाजार के पीछे कूड़ेदान के पास उसे चूमती है। उसकी खुशबू मीठी और मदहोश कर देने वाली होती है। वह जागते ही उसे पाने की चाहत में खो जाता है। कभी कभी अली शहर में तरबूज बेचने वाले की बेटी को ढूंढता है। उसकी शादी किसी देहाती किसान लड़के से हुई होगी। अब तक उसके 12 बच्चे हो चुके होंगे। कभी कभी वह शहर के बाहरी इलाकों में गरीब महिलाओं को सड़क पर चलते देखता है।
जो अपने फूलों वाले चादरों को दांत में दबाए हुए खड़ी होती है। उनकी टोकरियां मुरझाई हुई सब्जियों और सबसे खराब मांस के टुकड़ों से भरी होती हैं। वह उनमें से तरबूज बेचने वाले की बेटी को ढूंढता है, जो अब बड़ी हो गई होगी, लेकिन उसे नहीं पता। जब उन्होंने हाफिज एवेन्यू के कोने पर स्टेशनरी की दुकान खोली, तो वे विदेशी किताबें आयात करने वाले पहले लोगों में से एक थे। आजकल एक युवा पढ़ने के दीवाने हैं। आजकल युवा छात्र पढ़ने के दीवाने हैं। वे विदेशों से आए उपन्यासों और कहानियों के साथ साथ प्राचीन और आधुनिक फारसी साहित्य को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। एक दिन अली फखरी अपनी दुकान पर थे और एक बक्से से दोस्तोयेव्स्की और डिकेंस के छपे हुए फारसी अनुवाद निकाल रहे थे और उन्हें जिल्दों को सीधा करके सजा रहे थे। तभी दरवाजे के ऊपर घंटी बजी और कोई दुकान में दाखिल हुआ। कमरे में एक मनमोहक खुशबू फैल गई। वह लंबी और आकर्षक है, पश्चिमी फिल्म स्टार की तरह सजी धजी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से रजा शाह के पहनावे संबंधी सुधारों को अपना लिया है। कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया और घूंघट हटाने को अपने लिए दर्दनाक अनुभव माना। अब रजा शाह की पुलिस ने महिलाओं को आधुनिक बनने के लिए मजबूर होते हुए उनके सिर से घूंघट फाड़ दिए, तो धार्मिक महिलाओं ने इसका विरोध किया, लेकिन अन्य महिलाओं ने घूंघट न करने के लिए उनके पश्चिमी तौर तरीकों का स्वागत किया। यह महिला स्पष्ट रूप से घूंघट की कमी महसूस करने वालों में से नहीं है। उसके गालों पर लाली अभी भी लगी है और उसका चेहरा चांद जैसा है, एक तेजस्वी, गोल, सुंदर चांद। एक पल के लिए अली असमंजस में पड़ गया। वह जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज बेचने वाले की बेटी सामने खड़ी है। वह गरीब महिला नहीं हो सकती जिसने अपने पिता के तरबूज के छिलके कूड़ेदान में फेंके थे। सुप्रभात अली आगा। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी और स्पष्ट थी। आपकी दुकान कितनी प्यारी है। काउंटर के पीछे अली फकरी जमे हुए से खड़े हैं। तुम्हें लगा नहीं था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये इतना मुश्किल नहीं है। इतना डरो मत। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे सड़क के किनारे पाओगे? एक इंजीनियर की पत्नी। नहीं, तुम्हें पता नहीं था। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने समय निकाला और अब मैं यहाँ हूँ, किताबों की इस प्यारी सी दुनिया में। इससे पहले कि अली जवाब दे पाता, घंटी फिर से बजती है और लगभग 15 साल का एक लड़का अंदर आता है। उसके गाल लाल हैं, उसके काले बाल उसके सिर पर घने गुच्छ की तरह हैं। उसकी आंखें खुशी और आशा से भरी हुई हैं। यह मेरा बेटा है, महिला कहती है। मुझे लगा कि आप इससे मिलना चाहेंगे। इसे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं इसे यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आपके पास नवीनतम पुस्तकें, सबसे अच्छी पुस्तकें हैं। लोग कहते हैं कि आप बेहतरीन विक्रेता हैं। अली अपना गला साफ करता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। सुप्रभात। लड़का पास आता है, अली को सिर हिलाकर अभिवादन करता है और मुस्कुराता है। उसके आत्मविश्वास को देखकर अली फखरी हैरान रह जाते हैं। मेरी माँ ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वह कहती हैं कि आपके पास हेनरी डेविस थैरो जैसे अमेरिकी लेखकों की किताबें हैं। मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इस पर उसकी माँ आंखें घुमाती हैं। हमेशा राजनीति और दर्शन की बात। मैं उसे समझाती हूँ कि इस देश का भविष्य तेल में है। खूब पढ़ाई करो, अर्थशास्त्र का प्रबंधन सीखो, वित्त का ज्ञान प्राप्त करो। मैं उसे कहती हूँ कि कुछ उपयोगी काम करो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? वह झुंझलाहट और गर्व के मिले-जुले भाव के साथ लड़के के सिर पर हाथ फेरती है। वह उसके सिर को थोड़ा धक्का देती है और लड़का सिकुड़ जाता है। हमेशा राजनीति की ही बात। आज के युवा अली आगा, उसे तो बस महंगी किताबें चाहिए। उसके बोलने का तरीका थोड़ा बनावटी है। एक गरीब महिला का तनाव भरा स्वर। अब वह अमीर है। एक पल के लिए उसकी नजरें पुस्तक विक्रेता से मिलती हैं और अली फकरी का शरीर कांप उठता है। वह 4 स्वस्थ बच्चों का पिता है। लोग कहते हैं
कि उनकी पत्नी आती एक अद्भुत महिला है, एक फरिश्ता। उन्होंने किताबों और स्टेशनरी की दुकान खोली है, जिसे पूरे शहर में बुद्धिजीवियों का अड्डा माना जाता है। उन्होंने छात्रों को किताबों की अलमारियों में उनकी पसंद की किताबें ढूंढने में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने दुनिया भर से रचनाएं और उत्पाद आयात किए हैं। वे प्रशंसित और सफल हैं, भले ही उनके पिता हमेशा इस बात से निराश रहे हैं कि वे धार्मिक विद्वान नहीं बने। एक तरबूज बेचने वाली किसान लड़की उनके ध्यान, उनके दिमाग, उनकी ऊर्जा के लायक नहीं है। सालों पहले वह बाजार में उसके साथ बेबाक और उद्दंड रही होगी। आज वे इन सबसे ऊपर है। फिर भी आज जब वह उसके सामने खड़ी है, तो अली के लिए छिपकर बिताए गए उन मीठे, भावुक पलों को याद न करना मुश्किल हो जाता है। हर एक बात को याद करना मुश्किल है। वह पूरी तरह से उसकी थी। उसे उसकी बेहद कोमल त्वचा, उसकी आत्मविश्वास भरी हंसी याद है। उसने उससे शादी का वादा किया था। बद्री फूट फूट कर रोई थी, मानो उसका दिल फट जाएगा जब उसने उसे अपने पिता की प्रतिक्रिया बताई थी कि वह वास्तव में असंभव, बिल्कुल अकल्पनीय होगा। सालों से वे उसे अपने साथ लिए घूमता रहा। अब जब वो उसे निहारती है, तो अली को लगता है कि उसके सलीके से सजी दुकान में रखी किताबों के सारे पन्ने हवा में उड़कर आसमान में कागजों के टुकड़े की तरह बिखर जाएंगे, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो उसके सामने खड़ी होती है, तो वो फिर से चाहत से भर उठता है। वो फिर से उसके लिए पागल हो जाता है। उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया है। एक लड़की, उसके लिए उसकी आवाज़ हमेशा बहुत ही परिपक्व, आत्मविश्वास से भरी, और अब उसकी आवाज़ उसके शरीर से मेल खाती है। बाजार में कूड़ेदान के पीछे अली ने वो सब किया था जो अपनी ही जात की लड़की के साथ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो किसी इज्जतदार परिवार की लड़की को बदनाम नहीं करता, लेकिन उसके साथ उसकी किशोरावस्था की भावनाएं उस पर हावी हो गईं। उसने विरोध नहीं किया, उसने उसे चौंका दिया। उसने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा। उसने ये बात सच में सोची भी थी। उसके मन में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है। हालांकि वह जानता था कि यह नामुमकिन है। वह अजीत को नहीं, बल्कि उसे चाहता है। क्या उसके माता-पिता के फैसले बदले जा सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लड़की बाजार में अपने माता-पिता के खरबूजे बेचने में मदद करती थी, वह शादी के लायक नहीं थी। वह उससे कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। बद्री अब जोर देकर कहती थी, मेरे पति एक इंजीनियर हैं। उनका परिवार इस्फान के असलान, आपने शायद उनके बारे में सुना होगा। उच्च वर्ग, राजघराने के वंशज। हमारी शादी को 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। वह आगे कहती है, वाह क्या शानदार शादी थी। और अब मेरा बेटा, जैसा कि मैंने कहा, उसे पढ़ना बहुत पसंद है। आप जानते ही हैं कि आजकल इन होशियार छात्रों का क्या हाल है। हर कोई दर्शन शास्त्र की नवीनतम जानकारी चाहता है। हमारे इलाके में वह अपने घर की गली का नाम लेती है। यह उत्तर की ओर एक मोहल्ले में है, जहाँ नया बुजुर्ग वर्ग आकर बस गया है। बड़े बड़े घर बना रहे हैं और उन्हें नए जमाने के आलीशान फर्नीचर, लेस पर्दों के सोनों के किनारों की थालियों में सजा रहे हैं। वह अपना पता उनके सामने बार बार बता रही हैं। अपने इंजीनियर पति की खबर सुनाकर उन्हें चिढ़ा रही है। अपने सुंदर विनम्र बेटे को उनके आगे ढकेल रही है। वह गली को अपने मन में बसा लेते हैं। वह जानते हैं कि वह वहां से गुजरने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। उसके घर को, उनकी खिड़की को, उनकी परछाई को देखने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। मेरे बेटे को साहसी दार्शनिकों से मिलाओ। वह ऐसे लोगों को पढ़ना चाहता है जिनमें हिम्मत हो। वह उन लोगों से सीखना चाहता है जिनमें साहस हो। मेरे बेटे को साहसी दार्शनिकों से मिलवाओ। वह ऐसे लोगों को पढ़ना चाहता है जिनमें हिम्मत हो। वह उन लोगों से सीखना चाहता है जिनमें साहस हो, जो अपनी किस्मत खुद बनाते हों। देखो, असली मर्द तो वही होते हैं, वे नहीं जो वर्ग और विवाह के पुराने नियमों का पालन करते हैं। क्या तुम सहमत नहीं हो?
उसके शब्द उसे तीर जैसे चुभ गए। यह कहने के बाद भी वह 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखती रहती है। हाँ, उसने हार मान ली। अपने माता-पिता की मांगों के आगे झुक गया। किसी देहाती लड़की से शादी करना बेतुका मजाक जैसा होता। उसके वर्ग के लोग ऐसा नहीं करते थे। ऐसा होता ही नहीं था। उसके लिए इस बात पर मन में करवाहट रखना हास्यास्पद है। अली फखरी उस लड़के को दर्शन शास्त्र की किताबों की अलमारी तक ले जाएगा। वह उसे हेनरी डेविड थोरो की नई किताब वॉल्डेन दिखाएगा, जो अभी-अभी आई है। फारसी में उसका एकदम नया अनुवाद है। वह अलमारी में रखी विशाल किताबों के बीच लड़के का मार्गदर्शन करेगा, उसके नन्हे दिमाग को खोजने और विकसित होने में मदद करेगा। उसने इसी दुकान में कितने छात्रों की मदद की है। वह शहर का ज्ञान कोश है। असल में संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष है। साहित्य, दर्शन और कविता के ज्ञान से परिपूर्ण या ज्ञानी स्रोत है। यही उसका काम है, यही उसकी खूबी है। वह लड़के का हाथ थामेगा और उसकी मदद करेगा। वह उसकी माँ को मना लेगा। वह लड़के का मार्गदर्शन करेगा और उम्मीद करेगा कि बद्री उसे माफ कर दे। वह बद्री से माफी पाने के लिए कुछ भी करेगा। वह स्थिर खड़ी है, उसे चुनौती दे रही है, उसे चिढ़ा रही है। अपनी तंग पोशाक में, कमर पर हाथ रखे, गालों पर लाली लगाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह एक तरबूज बेचने वाली की बेटी से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे जादुई तरीके से एक इंजीनियर पति मिल गया है और जो अली फखरी को नए धन वालों के बारे में जो कुछ भी नापसंद है, उसका प्रदर्शन कर रही है? मैं उस गली को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह उसके पते का जिक्र करते हुए कहता है, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। हमारा घर गली के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। सामने एक बड़ा सा सिकोमोर का पेड़ है। यहाँ से अल्बोर्ज पहाड़ों का कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। अब बहमन वह अपने बेटे की ओर मुड़ती है और उसे श्री फखरी की ओर ढकेलती है। बहमन जान, आओ और इसे देखो। इन किताबों में तुम्हें क्या मिलता है? अली फखरी युवा बहमन को उस कोने में ले जाता है जहाँ दर्शन शास्त्र की पुस्तकें रखी हैं और उसे अपने संग्रह की पुस्तकें दिखाता है, जबकि बद्री अपने बालों को संवारती है। वह इस लड़के को अपना ज्ञान सिखाएगा। वह उसे अपना सीखा हुआ ज्ञान दिखाएगा। वह उसे उसके दिल की हर इच्छा, उसके हर भाग्य की राह पर मार्गदर्शन करेगा। कम से कम वह इतना तो कर ही सकता है। थैंक यू।